अभी अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थ्योरी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन लेते हैं आज, देखो। ठीक है, इस टॉपिक में अपने को क्या डिस्कस करना है अभी कि विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे चालक हो गए, अर्धचालक हो गए और अचालक हो गए। इन पदार्थों की जो रेजिस्टिविटी होती है यानी प्रतिरोधकता होती है और प्रतिरोध होते हैं, इन सब के जो मान है वो टेम्परेचर पर किस प्रकार की निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं और कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको अपने एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत धारा का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हमने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक की विमाओं पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और प्रतिरोध की जो वैल्यू होती है वो R इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए टो, इस फॉर्मूले से प्रतिरोध की वैल्यू दी जाती है अभी। अब अपने को क्या करना है, अपने को केवल और केवल टेम्परेचर के इफेक्ट को डिस्कस करना है। तो इसलिए अपने क्या करेंगे, चालक की जो विमाएं हैं, मतलब एल व ए, इनको अपन लोग कांस्टेंट कर देंगे। अपने जो इफेक्ट है वो केवल टेम्परेचर का देखना चाहते हैं, इसलिए जो चालक की विमाएं हैं, लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया गया है। और यदि इन दोनों को अपने कांस्टेंट कर दें तो आप इसमें देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी है वो केवल और केवल दो पैरामीटर्स पर बचेगी, वो है एन एंड टो। एन यहाँ पे आपको पता है कि पदार्थ का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो टो है वो औसत विश्रांति काल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर अपने अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोध की तापमान पर निर्भरता को डिफाइन करेंगे। तो यदि अपनी बात करें सबसे पहले चालक पदार्थों की, चालक पदार्थों की यदि अपनी बात करें तो प्रत्येक चालक पदार्थ के लिए, प्रत्येक चालक पदार्थ के लिए जो स्मॉल एन होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, ये ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट होता है। लगभग लगभग सभी धातुओं के लिए, सभी चालकों के लिए इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व की जो वैल्यू है वो लगभग सेम होती है। तो इस केस में एन भी कांस्टेंट हो जाएगा। एन यदि कांस्टेंट हो गया तो जो चालक का जो प्रतिरोध है आर, वो केवल और केवल उसके औसत विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती संबंध के अंदर आएगा। अब आपको पता है कि यदि इस केस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर यदि इंक्रीज कर दिया जाए
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से चालक के अंदर जो कोलिजन्स हैं, जो टक्करें हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लग जाती हैं, जिसके कारण से औसत विश्रांति काल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और यदि ये औसत विश्रांति काल डिक्रीज हो जाएगा तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस आएगा आर, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि अपन लोग इसमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस इन दोनों को अपने रिलेट करें तो इनमें रिलेशन क्या देखो आ रहा है अपने पास, इनमें ये रिलेशन आ रहा है कि यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू होती है रो एल डिवाइड बाय ए, रो एल डिवाइड बाय ए, एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अपन आपको पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो एल और ए है इसको अपने कांस्टेंट कंसीडर करना है। अब यदि एल और ए कांस्टेंट हो जाते हैं तो आर जो होगा, आर या जो रो होगा ये आर के समानुपातिक आ जाएगा। मतलब जो इफेक्ट आर पर पड़ने वाला है सेम वही इफेक्ट रेजिस्टिविटी रो पर भी पड़ेगा। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पहला पॉइंट अपना जो है वो क्लियर होना चाहिए कि चालक पदार्थों के लिए जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो औसत विश्रांति काल घटने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये रिलेशन आ चुका है अभी कि जो आर होता है वो समानुपाती होता है किसके, टी के। इसी प्रकार से जो रो होता है ये भी समानुपाती होता है किसके, टी के। टी बढ़ने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होंगी। अब यदि बात करें अपनी इनकी ग्राफिकल वेरिएशन की, ग्राफीय रूप से इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, तो इसमें बेसिकली अपने दो ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप लोग टेम्परेचर को डिनोट करो और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों के लिए ये कॉमन ग्राफ है। अब यदि अपने ग्राफ की शेप की बात करें तो आप यहाँ से जज कर सकते हो कि जैसे जैसे आप लोग रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे रेजिस्टेंस का बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो ग्राफ आएगा, ग्राफ उसकी लगातार ग्रोथ होगी। अब जो कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर के केस में ग्राफ की जो ग्रोथ होती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ की जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आता है इसमें भी। इस प्रकार से ये ग्राफ अपने पास आता है। मतलब टी बराबर जीरो टेम्परेचर पर, टी बराबर जीरो टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है जिसको अपने आर नोट से डिनोट करेंगे। और ये जो आर नोट अपने पास है ये होता है इस चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध। यानी टी बराबर जीरो पर इसके प्रतिरोध की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी आर नोट के बराबर। यहाँ से ये ग्राफ जो है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेखीय रूप से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ अपने पास काम करता है अभी ऑलमोस्ट ऑल सभी कंडक्टर्स के लिए। इस प्रकार की जो शेप है वो अपने को दिखाई देती है। लेकिन यदि अपने बात करें इसमें स्पेशल केस जो कि कॉपर का होता है, कॉपर के लिए जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कर्व है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता अभी। हालांकि जो कॉपर होता है, कॉपर ये भी एक प्रकार से चालक है, कॉपर भी एक प्रकार से चालक मटेरियल है। थ्योरी के अकॉर्डिंग तो इसका ग्राफ भी जो है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, बट इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार से कर्व टाइप ग्राफ आता है, इस टाइप से इसका कर्व आता है।
है, तो ये अपने को दो ग्राफ इसके अंदर याद रखने हैं कंडक्टर्स के लिए। केवल कॉपर को छोड़ के जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने भी चालक हैं, सभी के लिए जो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा अपने को, और केवल चालक के केस में ये जो ग्राफ है ये कर्व शेप का आएगा, स्ट्रेट लाइन अपने को नहीं मिलेगी। यहां तक की बात क्लियर हो रही है क्या सभी को? बताओगे बताओ। ठीक है, इसी में अपने एक कैटेगरी को और डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक हमने नाम सुना होगा मिश्र धातुओं का। मिश्र धातु हैं जिनको इंग्लिश के अंदर एलॉय कहा जाता है। मिश्र धातुएं, यदि मिश्र धातुओं की बात करें तो इनके लिए जो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व है वो भी स्ट्रेट लाइन ही मिलता है अपने को। रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व ये कौन सा मिलेगा अपने को? स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। अब ध्यान दो आप, एक तो हमने चालक के लिए ग्राफ बनाया था, ये रहा चालक के लिए रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व, और एक हमने बनाया है एलॉयज के लिए, मिश्र धातुओं के लिए रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व। दोनों स्ट्रेट लाइन मिल रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस शो किया हुआ है। वो डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है बताना एक बार माइक ऑन करके, किसी को समझ में आया हो तो। ये मिश्र धातुओं के केस में और चालकों के केस में जो ग्राफ बने हैं उनमें एक अंतर है। वो अंतर क्या दिखाई दे रहा है आपको? वो स्ट्रेट लाइन का सर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगी। हाँ, मतलब बेसिक जो इसमें मूलभूत अंतर है वो ये है कि दोनों ग्राफों की जो स्लोप है, ढाल, उसमें आपको एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। अभी डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना? जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स के लिए जो अपने को ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है ये ज्यादा मिलेगी मिश्र धातुओं के केस में। आप चेक कर सकते हो कि स्लोप किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल लेते हैं अपने थीटा, और उसके हिसाब से फिर जो है वो टेन थीटा को डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, जबकि इस केस में आपको थीटा की वैल्यू काफी कम दिखाई दे रही है। तो अपने ये ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं, थीटा के केस में जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी ग्राफ को देख के ये बताया जा सकता है कि मिश्र धातुओं के लिए जो अपने को रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी कर्व मिल रहा है उसकी स्लोप चालकों के मुकाबले अपने को कम प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि ये जो मिश्र धातुएं हैं इनके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे तो दोनों ग्राफ अपने को ये डिनोट कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन मिश्र धातुओं के लिए ग्राफ की स्लोप जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम स्लोप है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मिश्र धातुओं का जो टेम्परेचर है वो यदि बढ़ा दें अपने, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से लगभग स्वतंत्र होते हैं। लगभग क्या होते हैं? टेम्परेचर से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होने का अर्थ ये है कि इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बिल्कुल हल्का फुल्का सा चेंज आएगा रेजिस्टेंस के अंदर, ज्यादा चेंज अपने को देखने को दिखाई नहीं देगा। ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रखा है ये बेसिकली नाइक्रोम के लिए होता है। नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है, उसके लिए ये ग्राफ बनाया जाता है। और आपके अभी तो हालांकि एनसीईआरटी बुक में से ये कट गए, एक मीटर सेतु का एक्सपेरिमेंट होता है, एक विभव मापी का एक्सपेरिमेंट होता है। उनकी जब कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना अपने, तो मिश्र धातु का यूज उसमें होता है। मीटर सेतु के अंदर और विभव मापी के अंदर वायर्स लगे होते हैं, तार लगे होते हैं, और वो तार जो है वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि मिश्र धातुओं के प्रतिरोध में टेम्परेचर चेंज होने से कोई ज्यादा खास परिवर्तन नहीं आता। इस कारण से जितने भी अपने पास ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं
इनके जो वायर्स होते हैं, वायर्स ये मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं ताकि टेम्परेचर बढ़ने से इनका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा परिवर्तित ना हो। आगे बढ़े, यहाँ तक की बात यदि क्लियर हो रही है तो आपको ठीक है, ठीक है। अब हमने ये ग्राफ देख लिया। अभी कंडक्टर्स के लिए बेसिकली अपने कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, मिश्र धातुओं वाला इसके अंदर ही आ गया। ये कंडक्टर्स के लिए जो कर्व अपने को दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो अब अपने ये चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सा समीकरण है जिस समीकरण के अनुसार चालकों का जो प्रतिरोध है वो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, चालकों का प्रतिरोध निम्न समीकरण के अनुसार तापमान पर निर्भर करता है। अब इक्वेशन कौन सा है, वो इक्वेशन देखो। इक्वेशन होता है अपने पास आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। ये बेसिकली इक्वेशन होता है। यदि कंप्लीट इक्वेशन लिखें तो अपने यहाँ पे बीटा और टी स्क्वायर भी आ जाता है और प्लस ये हायर टर्म्स भी आ जाते हैं। ये समीकरण है। इस समीकरण के अनुसार चालकों का जो प्रतिरोध है वो तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, लेकिन यदि इसमें अपने कंडीशन लगा दें, यदि स्मॉल टी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है, स्मॉल टी का मान यदि 300 केल्विन से कम या इसके बराबर है तो उस केस में इस समीकरण में से जो हायर पावर्स हैं टी के वो गायब हो जाएंगे। केवल ये जो है वो टी की सिंगल पावर तक बचेगा, 1 प्लस अल्फा टी। और अपने काम का ये इक्वेशन है। चालकों का जो प्रतिरोध है वो इस समीकरण के अनुसार जो है वो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होता है। अब इसमें से कौन किसको बता रहा है वो देखते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्मॉल टी की। ये स्मॉल टी जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है, ये तापमान में परिवर्तन है। स्मॉल टी किसको डिनोट कर रहा है, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का अर्थ ये हुआ यदि अपने किसी चालक का प्रारंभिक प्रतिरोध जो है वो टी आई है, टी आई, और अंतिम प्रतिरोध जो है, अंतिम प्रतिरोध वो आपके पास टी एफ है। अंतिम टेम्परेचर जो है सॉरी वो टी एफ है और प्रारंभिक टेम्परेचर जो है वो टी आई है। तो तापमान में जो परिवर्तन होगा, तापमान में जो परिवर्तन होगा वो टी एफ माइनस टी आई से निकाला जाएगा। ठीक है, टी एफ माइनस टी आई। ये टी आई यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, प्रारंभिक तापमान को, और टी एफ किसको डिनोट कर रहा है, अंतिम तापमान को। इसलिए इसलिए जो अपने पास ये टी एफ माइनस टी आई है ये तापमान में परिवर्तन को शो करेगा जिसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में बात आती है इसमें आर जीरो। क्या चीज है आर जीरो? ये होता है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध इनिशियल टेम्परेचर पर, चालक का प्रतिरोध इनिशियल टेम्परेचर पर। इसी प्रकार से जो आपको हमने आर टी दिखा रखा है,
ये होता है चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध फाइनल टेम्परेचर पर, फाइनल टेम्परेचर पर। और इस समीकरण में एक पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है अल्फा। इस अल्फा को कहते हैं ताप प्रतिरोधकता गुणांक। ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ठीक है जी। यहाँ तक बता दें, किसी को कोई प्रॉब्लम तो बोल सकता है जी। यहाँ तक अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। अपने केवल ये इक्वेशन काम का है, ये इक्वेशन। वैसे तो जो तापमान के साथ परिवर्तन आता है आर का, वो इस समीकरण के अनुसार आता है बेसिकली। लेकिन यदि मान लो टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो केवल 300 केल्विन तक की प्रास में किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में केवल जो ये नीचे वाला समीकरण है जिसमें टी सिंगल पावर के रूप में आ रहा है, ये इक्वेशन काम में आता है अभी, ठीक है। इसमें टी जो है स्मॉल टी, वो टेम्परेचर में डिफरेंस को शो कर रहा है, ना कि एक सिंगल टेम्परेचर को। आर नोट जो है वो प्रतिरोध है चालक का टी आई तापमान पर, और आर टी जो है वो प्रतिरोध है चालक का टी एफ तापमान पर। और अल्फा को कहते हैं ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपने ताप प्रतिरोधकता गुणांक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ध्यान दो। यदि अपने इसकी वैल्यू निकालें तो ताप प्रतिरोधकता गुणांक जो आएगा, ये आएगा अपने अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट होल डिवाइड बाई आर नोट इंटू स्मॉल टी। ये अपने इसका फॉर्मूला बनेगा। अब आर टी मैंने आपको बताया था क्या चीज है, देखो। आर टी है चालक का प्रतिरोध अंतिम तापमान पर, मतलब अंतिम प्रतिरोध है ये। और जो आर जीरो है ये प्रारंभिक प्रतिरोध है। तो अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध में परिवर्तन को शो करेगा, तो इसको डेल्टा आर से डिनोट कर दो, बटा में आर जीरो इंटू टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो स्मॉल टी है। तो बेसिकली हम लोग इस प्रकार से इसको एक फॉर्मूला से डिनोट कर सकते हैं ताप प्रतिरोधकता गुणांक को। ये एक्चुअल में क्या चीज है, किसको बता रहा है, ये को देखो आप। मान लो आपके पास एक चालक है और उस चालक का जो प्रारंभिक प्रतिरोध है वो 1 ओम है, 1 ओम। और आप क्या करते हो, उस चालक के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देते हो, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर देते हो, या तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित कर देते हो। तो उस केस में उस चालक के ताप रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आएगा, रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आएगा उसी को अपने क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन है इसकी। मतलब इकाई प्रतिरोध वाले किसी चालक के तापमान में इकाई वृद्धि करने पर, तापमान में इकाई वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है उसी को ताप प्रतिरोधकता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो इसको अपने शब्दों में भी नोट कर देते हैं। इकाई प्रतिरोध वाले, इकाई प्रतिरोध वाले चालक के तापमान में, चालक के तापमान में इकाई वृद्धि करने पर या इकाई परिवर्तन करने पर, ऐसा लिखो, इकाई परिवर्तन करने पर इसके प्रतिरोध में आने वाला परिवर्तन,
इसके प्रतिरोध में आने वाला परिवर्तन अल्फा कहलाता है, या ताप प्रतिरोधकता गुणांक कहलाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है ताप प्रतिरोधकता गुणांक। फॉर्मूले से अपन इसका जो एसआई मात्रक है वो भी डिफाइन किया कर सकते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक आप लोग डिफाइन करते हैं। कौन बताएगा इसका एसआई मात्रक? माइक ऑन करके बता सकता है कोई? के इनवर्स। हाँ जी, के इनवर्स। सी इनवर्स क्या होता है? डिग्री सेल्सियस इनवर्स बोलो। के इनवर्स सर, के इनवर्स के हाँ, केल्विन ठीक इनवर्स। ठीक है, ठीक है भी। के बोल रहा हूँ सर, सी कहाँ पे बोल रहा हूँ? देखो भी ध्यान दो, इसमें जो फॉर्मूले में आपको डेल्टा आर डिनोट कर रखा है, डेल्टा आर ये एक तरीके से रेजिस्टेंस है, ये ओम में मापा जाएगा। और डिवाइड में आर नोट ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी ओम में मापा जाएगा। ओम से ओम तो कैंसिल हो गया, तो बटा में जो अपने पास एक जो राशि बची वो है टेम्परेचर, जिसको आमतौर पे डिग्री सेल्सियस में या केल्विन के अंदर मापा जाता है। तो यदि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापोगे तो अल्फा का जो एसआई मात्रक है वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा। और यदि तापमान का जो मापन है वो केल्विन में कर रहे हैं अपने, तो इसका जो अल्फा का मात्रक है वो केल्विन इनवर्स बन जाएगा, केल्विन इनवर्स बन जाएगा। ये दो इसके एसआई मात्रक रहेंगे। अब बात आती है अल्फा के मान की। तो ये चीज इसमें ध्यान रखें कि अल्फा का जो आंकिक मान है अल्फा का जो आंकिक मान है, नंबर एक पदार्थ पर डिपेंड करता है। पदार्थ पर डिपेंड करता है। पदार्थ पर डिपेंड करने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आती है। और नंबर सेकंड अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अल्फा की वैल्यू भी अलग अलग होती है। अलग अलग टेम्परेचर पर अल्फा की वैल्यू भी अलग अलग होती है। ये चीज भी आप ध्यान रखें। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए अल्फा का मान एक नियतांक होगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर में वेरिएशन करोगे अल्फा के मान में भी वेरिएशन आता रहता है। अल्फा के मान में भी वेरिएशन आता रहता है। लेकिन यदि एक तापमान की परास की बात करें अपने, जैसे T1 से लेके T2 तक तापमान को परिवर्तित कर रहे हैं, तो तापमान की जो परास है T1 से लेके T2, इस परास के अंतर्गत यदि आप अल्फा को डिफाइन करना चाहते हो तो आप इस समीकरण के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को आप एक बात बता दें भी, एक बात इसमें और रहेगी। यदि अपने चालक पदार्थों की बात करें तो चालक पदार्थों के लिए ग्राफ आपको दिखा दिया मैंने पहले। ये ग्राफ तो ये स्पष्ट रूप से डिनोट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से टेम्परेचर में आप लोग वृद्धि करोगे चालकों का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और यदि चालकों का प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका अर्थ हुआ कि डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बताना एक बार। देखो ये आर नोट क्या चीज है? आर नोट है प्रारंभिक बढ़ेगा सर, तापमान। पॉजिटिव हाँ, आएगा। आर नोट प्रारंभिक तापमान है, उसके बाद तापमान बढ़ाया और तापमान बढ़ा के जो इसका अंतिम रेजिस्टेंस है वो आर टी मिला अपने को। और चालकों में जो अंतिम रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो आर टी की वैल्यू बढ़ी बढ़ी हुई है, ज्यादा है आर टी की वैल्यू।
आर टी यदि ज्यादा होगा और आर नोट यदि कम होगा तो इनका अंतर पॉजिटिव आएगा, और यदि इनका अंतर पॉजिटिव आएगा तो अपने ये कह सकते हैं कि चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, चालकों के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, अल्फा की वैल्यू हमेशा प्लस होती है। और अल्फा प्लस होने का यही अर्थ है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के अनुसार बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। एक और देख लेंगे, ध्यान दें, ये जो आपको ग्राफ में शो कर रखा है ये रैखिक परिवर्तन जो शो किया हुआ है हमने रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, ये जो रैखिक परिवर्तन है ये एक तापमान की निश्चित परास तक की लागू होता है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा था 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो ये बात भी इसमें ध्यान रखने लायक है, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा ये केवल और केवल तापमान में 300 केल्विन की वृद्धि तक ही स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे तापमान में 300 केल्विन से ज्यादा की वृद्धि हो जाएगी, ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके वक्राकार हो जाएगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। लेकिन जो कॉपर होता है, कॉपर ये की 300 केल्विन परास जो अपने पास डिफाइन है, उस परास में भी ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसलिए कॉपर को एक अपवाद माना जाता है चालकों के अंदर, जो सामान्य रूप से चालकों के व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता भी। ठीक है, ये चालकों के लिए हमने डिस्कस किया है कि किस प्रकार से जो प्रतिरोध है और प्रतिरोधकता है वो तापमान पर डिपेंड करते हैं। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट अपन जो बात देख रहे हैं वो अर्धचालकों व कुचालकों के लिए। तो जिस प्रकार से चालकों के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के साथ रैखिक रूप से एक समीकरण आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा टी के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार से यदि अपने अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों के लिए जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये टेम्परेचर के अनुसार इस समीकरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इस समीकरण के अनुसार चालकों के लिए समीकरण क्या था, आर टी बराबर आर नोट या रो बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी। उसी प्रकार से अर्धचालकों के लिए और कुचालकों के लिए समीकरण क्या होता है, रो टी बराबर आर नोट रो नोट ई की पावर ई जी डिवाइड बाई ए टी। इस इक्वेशन में जो आपको ई जी दिखाई दे रहा है, ई जी, इसको बैंड गैप बोला जाता है। बेसिकली अपने इसको आगे जाकर के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे, अर्धचालकों के अंदर जो है वो बैंड स्ट्रक्चर होती है, एक तो होता है संयोजकता बैंड और एक होता है चालन बैंड। कैसे इनको डिफाइन किया जाता है वो वहां पे देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जिस बैंड के अंदर फिल किए जाते हैं वो बैलेंस बैंड होता है, संयोजकता बैंड होता है। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो बिल्कुल खाली बैंड जो होता है एनर्जी का वो चालन बैंड कहलाता है। ठीक है,
तो 0 केल्विन पर सबसे कम एनर्जी का जो बैंड होता है, सबसे कम एनर्जी का, इसको वैलेंस बैंड कहते हैं, संयोजकता बैंड। और जो हाईएस्ट एनर्जी का बैंड होता है इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। इन दोनों बैंड के बीच की जो एनर्जी है, ये एनर्जी, इस एनर्जी के गैप को ईजी कहा जाता है। अभी बैंड गैप बैंड कहते हैं बोले इसको। तो सर, बैंड हाँ बोले जी, तो, क्या हुआ? बैंड बोले तो मतलब बैंड बोले तो उसको यार हिंदी में इसको बैंड ही कहते हैं यार। फिर भी कोई आम भाषा बैंड में का बोल रहा मतलब ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अलग अलग ऊर्जा स्तरों का एक समूह, अलग अलग ऊर्जा स्तरों का एक क्या है, हूँ। समूह है, जिसको अपने बैंड कहते हैं। अच्छा, ठीक है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों का एक समूह, कंटिन्यूअस समूह, उसको क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है। जैसे ये ऊपर आपको सीबी दिखाई दे रहा है, इसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से बहुत सारे ऊर्जा के स्तर होंगे, सतत रूप से, सतत रूप से अलग अलग ऊर्जा के स्तरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, एक बैंड कहलाता है। तो अर्धचालकों के अंदर दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक चालन बैंड होता है, एक बैलेंस बैंड होता है। दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है उसको बैंड गैप कहा जाता है। ठीक है, और अर्धचालकों के केस में इस बैंड गैप की जो वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होती है, कम होती है। और जो कुचालक होते हैं, कुचालक इंसुलेटर जिनको कहा जाता है, उनके लिए जो बैंड गैप है वो आपका काफी ज्यादा होता है। मान के चलो आप, ये वैल्यू जो है वो 7 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। 7 से लेके 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, काफी ज्यादा एनर्जी है। इसके कारण आप ये कह सकते हो कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ, ये कभी भी धारा का चालन नहीं करते। ठीक है, ये कभी भी चालन प्रदर्शित नहीं करते। चालन प्रदर्शित नहीं करते, नहीं करने का कारण क्या है, इनके लिए बैंड गैप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ईजी की वैल्यू ज्यादा है। ईजी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इनके लिए जो रेजिस्टिविटी है वो काफी ज्यादा होगी। और रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होने का मतलब है कि जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, चालकता, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो चालकों की तो बात खत्म होगी। हाई बैंड गैप होने के कारण ये कभी भी धारा का चालन नहीं करते हैं, कभी भी ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। लेकिन जो अपने अर्धचालक हैं उनके लिए जो है ये बैंड गैप जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखाएगी। तो यदि अपने इस समीकरण को देखते हैं तो बेसिकली ये अर्धचालकों के लिए ही लागू होता है। इसमें आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हो, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, उसको चेंज करने से रेजिस्टिविटी जो है, पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी है वो चरघातांकी रूप से परिवर्तित होगी। चरघातांकी रूप से क्या होगी, परिवर्तित होगी। और परिवर्तित कैसे होगी वो देखो आप, टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर को यदि आप बढ़ाओगे तो ये पूरा जो अपने पार्ट इसके पावर में लिखा हुआ है, ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से ये पावर वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और पावर डिक्रीज हो जाएगी तो ई की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब रो का मान कम हो जाएगा। चरघातांकी रूप से अपने ऐसे कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रो में और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। तो सिग्मा का जो मान है वो अपने चरघातांकी रूप से बढ़ जाएगा, चरघातांकी रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे चरघातांकी रूप से, प्रतिरोधकता जो है वो घटेगी। और प्रतिरोधकता यदि चरघातांकी रूप से घट रही है तो चालकता का मान जो है वो चरघातांकी रूप से क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए अपने इसके लिए दो ग्राफ डिफाइन करते हैं। ये अर्धचालकों के लिए है,
यदि अपने रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का ग्राफ बनाएं टेम्परेचर के साथ, वो तो आपको इस प्रकार से चरघातांकी रूप से घटता हुआ दिखाई देगा। और यदि आप इसमें कंडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाओगे कंडक्टिविटी का, तो वो आपको चरघातांकी रूप से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसको अपने एक दूसरे समीकरण के अनुसार भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिया था सबसे पहले। ये देखो आपको ये समीकरण दिखाई दे रहा है, आर बराबर एम एल बटा एन ई स्क्वायर। तो यहाँ से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, कि अर्धचालकों के लिए जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो एन की जो वैल्यू है, एन की वैल्यू स्मॉल एन, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है और टो की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आपको पता है कि उस समीकरण के अनुसार जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है एन टो के। अब इनमें से एन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और टो की वैल्यू अपेक्षाकृत कम रूप से परिवर्तित हो रही है। तो जो एन टो की प्रभावी वैल्यू होगी, एन टो की प्रभावी वैल्यू इसमें वृद्धि हो जाएगी। और यदि एन टो की प्रभावी वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कम होती है कौन से रूप में, चरघातांकी रूप में, जिसको ग्राफ के अंदर भी नोट किया हुआ है। क्या ये बात पल्ले पड़ रही है क्या? सर नॉर्मल सा दोबारा बताना, नॉर्मल सा। किससे? नॉर्मल सा दोबारा बताया था पहले वाला, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ना, उससे क्या? नहीं यही नहीं ये अभी जो करवाया ना थोड़ा सा ये दोस्त, हाँ ये थोड़ा सा दोबारा करता हूँ इफेक्ट नॉर्मल। ये ध्यान दो, इक्वेशन हमने क्या लिखा था, इक्वेशन लिखो आप। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है एम एल बटा में एन ई स्क्वायर ए टो, ये फॉर्मूला होता है। और रेजिस्टिविटी की बात करें तो रो बराबर एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टो, यही होता है। क्या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी जो है वो एन टो के व्युत्क्रमानुपाती है ना? अब बात करें यदि अपनी अर्धचालकों की, चालकों में तो मैंने आपको कहा था कि जो एन की वैल्यू ऑलमोस्ट ऑल कांस्टेंट होती है, तो केवल जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इस पे रिलैक्सेशन टाइम टो पे डिपेंड करती है केवल। लेकिन अर्धचालकों के केस में क्या होता है कि टेम्परेचर को जैसे ही अपने बढ़ाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है वो उसमें काफी वृद्धि होती है, भी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है एन के अंदर। एन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। और आपको पता है टो पर क्या इफेक्ट पड़ता है, टो बढ़ता है हमेशा। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों मिलके इफेक्ट कर रहे हैं ना रेजिस्टिविटी को। तो जो एन टो आएगा, एन टो, इसकी वैल्यू प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी। देखो एन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है और टो में अपेक्षाकृत कम हो रही है, तो एन टो का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा। और एन टो यदि बढ़ेगा तो रो की वैल्यू जो है वो घट जाएगी। ठीक है, मतलब ये उल्टा हो गया किससे, चालकों से। चालकों में तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस घटते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व है वो काफी बढ़ जाता है अर्धचालकों के केस में, और चालकों के केस में इसकी वैल्यू स्थिर रहती है। केवल यही कारण है कि अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है और चालकों में बढ़ती है। क्यों देवान, अब ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर, है? आ रही है। हाँ। और कुचालकों की बात करें तो कुचालकों के लिए तो बैंड गैप काफी हाई होता है, तो 7-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, तो ये तो विचालन प्रदर्शित करते ही। तो इस प्रकार से अपने को ये बात याद रखनी है।
अब एक चीज इसके लिए और डिफाइन कर देते हैं। हमने एक डिफाइन किया था पैरामीटर अल्फा, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक, ताप प्रतिरोधकता गुणांक। अब मेरे को फटाफट ये बता दो कि इसकी वैल्यू जो है वो अर्धचालकों के लिए नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव आना चाहिए? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव आएगा ये। क्यों नेगेटिव आएगा आप समझ सकते हो? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है, पहले से कम हो जाएगी। तो अंतर आएगा ऊपर वाला डेल्टा आर और डेल्टा रो का जो अंतर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और वो यदि नेगेटिव आएगा तो अल्फा की वैल्यू भी क्या आएगी? फिर नेगेटिव आएगी। अल्फा पॉजिटिव आने का क्या अर्थ है बताओ? अल्फा पॉजिटिव आने का क्या अर्थ है? अल्फा पॉजिटिव आने का अर्थ ये है, क्या है, क्या बताऊं? अल्फा पॉजिटिव आने का अर्थ ये है कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगी, ठीक है। और नेगेटिव आने का अर्थ क्या है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटेगी। घटेंगी। नेगेटिव होता है अर्धचालकों के केस में, और पॉजिटिव किसके केस में होता है? चालकों के केस में। चालकों में। ठीक है बात कितनी? ठीक है सर। अब एक आपको एक क्वेश्चन करवा दिया जाए, करवा दिया जाए। न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला। आपको एक सिंगल इक्वेशन याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। क्या ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? हाँ जी। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग के अंदर बिठा लो, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो काफी बनते हैं। अपने इसी पर एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, देख लो। यदि 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर चालक का प्रतिरोध x ओम है, तो किस तापमान पर माइक बंद करो, किस तापमान पर यह 3x ओम हो जाएगा? ब्रैकेट में लिखो दिया है अल्फा बराबर 0.5 इंटू 10 की घात माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करना है, अपना ध्यान दो। अपने जो डेटा दिया हुआ है वो क्या क्या चीजें दे रखी हैं देखो। सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ो सवाल की। यदि 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध x ओम है, तो ये जो 50 डिग्री सेल्सियस ताप दिया हुआ है ना, ये तापमान की प्रारंभिक वैल्यू दे रखी है अभी। क्या ये पढ़ के आपको फील हो रहा है क्या? मतलब टी आई की वैल्यू दे रखी है ये 50 डिग्री सेल्सियस, और इस 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध x है, तो क्या ये प्रारंभिक प्रतिरोध दे रखा है? मतलब आर नोट की वैल्यू दे दी कितनी? x के बराबर। और पूछा क्या है? किस तापमान पर, किस तापमान पर, मतलब ये अंतिम तापमान की बात कर रहा है, किस तापमान पर यह 3x ओम हो जाएगा? 3x ओम मतलब अंतिम प्रतिरोध दे दिया आपने को, ये आर टी दे दिया। तो आर टी की वैल्यू दे दी कितनी?
3x ओम, और पूछा है किस तापमान पर, मतलब अंतिम तापमान अपने से पूछा है, और अल्फा की वैल्यू आपको इस प्रकार से ये दे रखी है। क्या ये जो डेटा आपको गिवन है ये समझ में आ रहा है किस प्रकार से क्या दे रखा है? हाँ ना बोल दो भाई। आ रहा है सर। बस फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है अभी। फॉर्मूला क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है आर टी बराबर आर नॉट वन आर प्लस को, अल्फा टी। हाँ 1 प्लस अल्फा स्मॉल टी। स्मॉल टी मैंने क्या बताया था, देखो स्मॉल टी क्या चीज है, तापमान में परिवर्तन। परिवर्तन, टी एफ माइनस टी आई, ठीक बात है। यस सर। टी एफ माइनस टी आई, पास में वैल्यूज ज्यादा बस इसके अंदर वो कुछ नहीं करना। आर टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है, 3x। एक आंसर है, किस कह रही है? अजय का आंसर है 450 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अभी, 3x बराबर आर दिया हुआ है अपने को x, 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.5 इंटू 10⁻⁻², और टी एफ का मान जो है ये अपने को कैलकुलेट करना है, और टी आई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस। एक्स से एक्स की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3, और ये 1 इधर साइड आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा राइट हैंड साइड में 0.5 इंटू 10⁻⁻² पी एफ माइनस 50। तो अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर आगे, तो टी एफ माइनस 50 राइट हैंड साइड में बचा 2, और इसके डिवाइड में चला गया 0.5 इंटू 10⁻⁻²। क्या ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की पावर 2 को जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बराबर 400 हो जाएगा। तो अजय ने ठीक आंसर दिया है, टी एफ माइनस 50 बराबर 400 है, तो टी एफ की वैल्यू हो जाएगी 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तापमान पर जाकर जो प्रतिरोध है वो पहले से 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है अजय, शाबाश। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है क्या? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है या रिपीट करूं? आ रहा है सर। ठीक है, तो अब अपना ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कल की क्लास अब रहेगी अपनी पीडीएफ बेस्ड। काफी क्वेश्चन मैंने आज एक पीडीएफ तैयार कर ली थी, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, अपने उनको सॉल्व करेंगे जितने भी पहले इसके टॉपिक हो गए, चाहे वो आज वाला टॉपिक है, चाहे वो प्रतिरोध की विमाओं पर डिपेंडेंस है, चाहे स्ट्रेचिंग है, कटिंग है, चाहे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, चाहे कुछ ही है, ठीक है। तो वो सारे मिक्स न्यूमेरिकल कल एक पीडीएफ तैयार करके लेके आएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।